कहाँ तक पढ़ लिए थे इसमें हम लोग कल? ऊर्जा अंतराल हो गया था, मतलब हमने ऊर्जा बैंड सिद्धांत पढ़ लिया था। ऊर्जा बैंड सिद्धांत में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावलियों को पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इस ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग हेडिंग ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक, चालक, अचालक तथा अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या। चालक, अचालक तथा अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या हो गया ना। ये हमारी हेडिंग है, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, व्याख्या पूछी जा सकती है। हो गया। अब इसके अंदर लिखो पहली हेडिंग चालक पदार्थों की व्याख्या। पहली हेडिंग चालक पदार्थों की व्याख्या। हो गया। लिखो, क्योंकि सभी धातुओं में चालन का गुण पाया जाता है, सभी धातुओं में चालन का गुण पाया जाता है। हो गया। इन धातुओं में चालन की दो स्थितियां हो सकती हैं। इन धातुओं में चालन की दो स्थितियां हो सकती हैं। हो गया ना। अब देखो होता क्या है, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका जो संयोजकता बैंड होता है वो आधा भरा होता है, जैसे हमने तुमको सोडियम वाला बना के दिखाया था, देखे थे उसका सोडियम का जो लास्ट में 3s1 का बैंड बनाए थे, उसको ध्यान से देखो, उसमें आधा भरा हुआ था और आधा खाली था, क्योंकि 3s में 2 होता है लेकिन उसमें 3s1 ही था, इसलिए आधा भरा था और आधा खाली, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनका जो चालन बैंड होता है वो संयोजकता बैंड पर ओवरलैपित होता है। कहने का मतलब यहां से यहां तक हमारा चालन बैंड है और यहां से यहां तक संयोजकता बैंड। तो तुम इसमें देख रहे हो यहां तक संयोजकता बैंड, यहां तक चालन बैंड, मतलब इनका कुछ हिस्सा एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैपिंग, ठीक है ना। इसलिए अगर हम यहां पे ऊर्जा अंतराल निकालें तब तो वो 0 से भी कम होगा, ठीक है। लेकिन हम ऊर्जा अंतराल तो ऋणात्मक लेते नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऊर्जा अंतराल 0 होगा। होगा ना। यहां पर तुम देख रहे होगे कि यहां पे हमारा संयोजकता बैंड समाप्त हुआ, इसके तुरंत बाद से चालन बैंड शुरू हो गया। हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ।
तो क्या हुआ, जितनी ऊर्जा चालन बैंड की है वहीं से शुरू हो गया, एक मिनट, जितनी ऊर्जा संयोजी बैंड की है नीचे वहीं से शुरू हो गया चालन बैंड, तो दोनों का अंतर कितना होगा, क्योंकि संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा और चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा दोनों एक ही जगह पे हो गई ना, और जब दोनों एक ही जगह पे हो गई दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला, चालक पदार्थों में जो ऊर्जा अंतराल अर्थात एनर्जी गैप होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। तो हमको दो स्थितियां इसमें लिख लेनी है, पहले ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, इसमें ओवरलैपिंग है और इसमें जहां से खत्म दूसरा वहीं से शुरू है। पहला प्रकार इसमें लिखो, मतलब पहला नंबर एक लिखो, कुछ धातुएं जैसे क्षार धातुएं आदि, कुछ धातुएं जैसे क्षार धातुएं आदि। क्षार धातुओं के बारे में जानते होंगे कि उनके बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 3s1 होता है, अगर 2 होता तो भरा रहता वो, ठीक है ना। क्या लिखे, कुछ धातुएं जैसे क्षार धातुएं बोले हैं ना, अरे शुरू में कुछ धातुएं बोले हैं, कुछ धातुओं कर लो इसको, में संयोजकता बैंड आंशिक रूप से भरा होता है, संयोजकता बैंड आंशिक रूप से भरा होता है, संयोजकता बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। हो गया। अतः इन पदार्थों में संयोजकता बैंड ही चालन बैंड का कार्य भी करता है, संयोजकता बैंड ही चालन बैंड का कार्य भी करता है। चालन बैंड का कार्य भी करता है, हो गया ना। जैसे लिख सकते हो, जैसे ये बना लो, देखो ये पूरा का पूरा एक बैंड था जिसका आंशिक हिस्सा भरा हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, खाली है। तो खाली वाले में इलेक्ट्रॉन चले गए तो चालन शुरू हो जाएगा, तो वो संयोजकता बैंड में ही तो है। इसका मतलब इसी बैंड में दोनों काम हो जा रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी है और इसी इलेक्ट्रॉन के थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद चालकता भी शुरू हो रही है। इसलिए इसको संयोजकता बैंड और चालन बैंड दोनों कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं, जिसमें जो संयोजकता बैंड होता है अर्थात संयोजी बैंड होता है आंशिक रूप से भरा होता है, या कहें तो संयोजी कोश आंशिक रूप से भरा होता है, पूरा नहीं भरा होता है, वही इस प्रकार का प्रदर्शित करते हैं चालन, ठीक है ना। इसको हमने उदाहरण में बताया क्षार धातुएं। क्षार धातुओं में सब में तुमने देखा होगा 3s1, 2s1, 4s1, 5s1, सब में 1 होता है, जबकि यस में होता कितना है, 2 होता तो पूरा भरा होता, लेकिन एक ही है ना, इसलिए आधा भरा रहेगा और आधा क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो जो खाली रहेगा वो चालन बैंड का कार्य करेगा, जो भरा रहेगा वो किसका काम करेगा, संयोजकता बैंड का काम करेगा। दोनों एक ही डिब्बे में है, इसलिए हमने इसको संयोजकता बैंड या चालन बैंड दोनों कह दिया, ठीक है, नोट कर लो। हो गया। तो अब दूसरा नंबर लिखो, अभी इसको मत बनाना, यही बनाना है केवल, ठीक है। दूसरा नंबर लिखो, कुछ धातुओं
जैसे क्षारीय मृदा धातुओं, क्षारीय मृदा धातुओं में हो गया पूर्ण रूप से भरा हुआ संयोजकता बैंड, पूर्ण रूप से भरा हुआ संयोजकता बैंड, पूर्ण रूप से भरा हुआ संयोजकता बैंड हो गया पूर्ण रूप से खाली, पूर्ण रूप से खाली चालन बैंड, पूर्ण रूप से खाली चालन बैंड पर अतिव्यापित होता है, अतिव्यापित होता है, अतिव्यापित होता है। अतिव्यापित होने का मतलब ओवरलैप, एक का हिस्सा दूसरे हिस्से में सटा हुआ होगा या ऊपर अंदर कुछ प्रवेश कर जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि संयोजकता बैंड यहाँ तक है, चालन बैंड उसमें प्रवेश कर गया, नीचे तक आ गया, अतिव्यापन हो गया दोनों का। क्या लिखे? अतिव्यापित होता है। जैसे लिख लो, जैसे इसको बना लेंगे हम लोग, इसको ये वाला सही बनाना, कोष्ठक जो यहाँ पे बनाया, देखो इसका ये नीचे वाले पॉइंट से शुरू हुआ, इसका ऊपर वाले पॉइंट से शुरू हुआ, इससे पता चले कि दोनों के बीच कुछ अतिव्यापन हुआ है। ठीक, बनाओ इसको। ऊपर है चालन बैंड, नीचे है संयोजकता बैंड। हो गया ना? अब देख सकते हो क्या इसमें चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच कुछ दूरी है? कोई दूरी है इनके बीच? क्या दूर है ये एक दूसरे से? नहीं, पास पास ही है। इसलिए इनमें जो ऊर्जा अंतराल होगा क्या होगा? शून्य होगा। ध्यान देना इस बात। ऊर्जा अंतराल जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनों को उतना ही अधिक ऊर्जा देनी होगी चालन बैंड में पहुंचाने के लिए। अब जब यहाँ पे ऊर्जा अंतराल ही शून्य है, तो जैसे ही थोड़ी सी भी ऊर्जा मिली, इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड को छोड़कर चालन बैंड में चले जाते हैं। जैसे एक बात सोचो, संयोजकता बैंड की अधिकतम ऊर्जा को हम संयोजकता बैंड की ऊर्जा कहते हैं, अर्थात ईवी, और चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा को हम चालन बैंड की ऊर्जा कहते हैं ईसी। तो अब एक बात सोचना, अधिकतम ऊर्जा का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा इतनी ही है। तो मान के चलो ईवी का मान 10 जूल है। कितना है? 10 जूल। उसके बाद देखो ईसी का मान भी 10 जूल ही है। हो गया? तो अभी जो इलेक्ट्रॉन है उनकी अधिकतम ऊर्जा 10 जूल तक है। कहां तक है? 10 जूल, क्योंकि संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन है और उसकी ऊर्जा 10 जूल है। तो क्या 11 जूल वाले इलेक्ट्रॉन 10 जूल वाले में रहेंगे? नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम ऊर्जा है अभी कहां तक है? 10 जूल। तो वो है तो संयोजकता कोष में। चालन बैंड में जा सकते हैं कैसे? जैसे ही उनकी ऊर्जा 10 से थोड़ी बढ़ेगी वो ऊपर भागेंगे। भागेंगे ना? बात को ध्यान से समझना। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है अगर, और अगर इसकी ऊर्जा 10 जूल है, और जैसे ही इसको हम थोड़ी सी भी ऊर्जा देंगे, 10.1 भी हुआ, तो वो ये संयोजकता बैंड को छोड़ देगा। छोड़ेगा? क्यों छोड़ देगा? क्योंकि क्या कोई अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन अपने से कम ऊर्जा वाले उपकोष में रहेगा? कोई अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन अपने से कम ऊर्जा वाले उपकोष में कभी नहीं रह सकता है, क्योंकि हमने अफबाउ नियम में यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। पहले कम ऊर्जा वाले में भर जाता है, फिर उसके अधिक ऊर्जा वाले में भरता है। ठीक है ना? अब बात को ध्यान से समझो।
ये संयोजकता बैंड की ऊर्जा भी 10 जूल है और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था उसकी ऊर्जा भी 10 जूल है। ये संयोजकता बैंड की ऊर्जा 10 जूल होने के कारण ये अपने पास केवल 10 जूल तक के इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है। कितने को? 10 जूल। अगर 10 से ज्यादा हुआ तो उनको छोड़ देगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे जब तक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 10 जूल है तब तक संयोजकता बैंड में पड़ा हुआ है। जैसे ही 10 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, संयोजकता बैंड ने उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, ठीक है। अब छोड़ दिया तो चालन बैंड की भी तो न्यूनतम ऊर्जा 10 जूल है। जैसे ही 10.1 हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा? चालन बैंड में पहुंच जाएगा। निष्कर्ष, जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, एनर्जी गैप कुछ होता ही नहीं। इसलिए जो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन है उनको थोड़ी सी भी ऊर्जा दे दो तो वो तुरंत ऊपर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही ऊपर पहुंचे मुक्त हो गए, अर्थात चालन बैंड में पहुंच गए। चालन बैंड में पहुंचने के बाद चालकता शुरू हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि धातुओं की चालकता अधिक होती है। तो धातुओं की चालकता क्यों अधिक होती है? अगर हमें ऊर्जा बैंड के सिद्धांत पर एक लाइन में बताना हुआ तो क्या कहेंगे कि चूंकि धातुओं में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी भी ऊर्जा प्राप्त करके संयोजकता बैंड से किस बैंड में चले जाते हैं? चालन बैंड में चले जाते हैं और धारा प्रवाह शुरू हो जाता है या चालन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कारण क्या हुआ? एनर्जी गैप का शून्य होना। एक लाइन में बताना है तो ये बता सकते हो। कारण क्या हुआ इनकी अधिक चालकता का? एनर्जी गैप का शून्य होना। हो जाएगा। अब उसको विस्तार पूर्वक लिखना है तो चाहे जैसे तुम लिखो। तो नीचे अब लिखेंगे हम लोग काली पेन से। अतः दोनों स्थितियों से स्पष्ट है कि दोनों स्थितियों से स्पष्ट है कि अतः दोनों स्थितियों से स्पष्ट है कि दोनों स्थितियों से स्पष्ट है कि हो गया। धातुओं में चालन बैंड तथा संयोजी बैंड, चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल, चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, शून्य होता है। कोष्ठक में लिख लो Eg बराबर शून्य, मतलब एनर्जी गैप बराबर 0, Eg बराबर शून्य। हो गया ना। अतः लिखना आ गया अतः संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी भी ऊर्जा प्राप्त करके, या अति अल्प ऊर्जा लिख लो, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन अति अल्प ऊर्जा प्राप्त करके ही, अति अल्प ऊर्जा प्राप्त करके ही, अति अल्प ऊर्जा प्राप्त करके ही, हो गया, चालन बैंड में चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं। हो गया। और इनमें धारा प्रवाह शुरू हो जाता है, और इनमें धारा प्रवाह शुरू हो जाता है।
हो गया। अतः धातुओं की चालकता बहुत अधिक होती है, अतः धातुओं की चालकता बहुत अधिक होती है। अब एक चीज देख सकते होगे, जब घर में कनेक्शन लिया जाता है तो कहते हैं कॉपर वायर लगाओ बिजली बचेगी, ठीक है। अभी वहां पे चांदी का वायर लगा दिया जाए ना तो और ज्यादा बिजली बचेगी, क्योंकि चांदी की चालकता बहुत अधिक होती है। धातुओं में सबसे अधिक चालकता चांदी की ही होती है, ठीक है ना। लेकिन चांदी महंगा होने के कारण इसको प्रयोग नहीं करते। तो होता क्या है, जब बिजली आती है तो हम पीछे भी समझा चुके हैं, हम लोग कोई करंट नहीं देते, हम लोग ऊर्जा देते हैं ना उसको। तो अब अगर बिजली आने की प्रक्रिया को हम इस ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पढ़े, वहां तो हमने वेग के आधार पर पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं चारों दिशाओं में, लेकिन जब लाइट आती है तो सीधी रेखा में चलने लगते हैं। लेकिन अगर ऊर्जा बैंड के सिद्धांत पर हम समझना चाहें तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले संयोजी बैंड में रहते हैं, जब इनको ऊर्जा मिलती है, जब इनको ऊर्जा मिलती है तो किस बैंड में चले जाते हैं, चालन बैंड में, और धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आता है अर्थात करंट आता है वो इनको क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो अब सोचो दो पदार्थ या दो तार हमने लगाया, एक में एनर्जी गैप थोड़ा अधिक है, एक में एनर्जी गैप थोड़ा कम है या कम है, ठीक है। तो एनर्जी गैप जिसमें अधिक होगा उसमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी चालन बैंड में पहुंचाने के लिए। बात को ध्यान से समझना, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसको हमको यहाँ पे पहुंचाना है, और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसको हमको थोड़ा ऊपर पहुंचाना है। तो किसके लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, अर्थात हम कहेंगे यहाँ पे बिजली की खपत अधिक होगी, मतलब जो हमारा मीटर लगा होगा वो यूनिट ज्यादा बताएगा। इसमें क्या होगा, ऊर्जा कम लगेगी, इसलिए बिजली की खपत भी कम होगी। जब कम ही ऊर्जा में ये काम कर सकता है तो अधिक ऊर्जा क्यों लेगा, जब अधिक ऊर्जा नहीं लेगा तो हमारा मीटर भी यूनिट कम बताएगा, ठीक है ना। इसीलिए लोग कहते हैं घरों में कॉपर वायरिंग लगवाओ, एल्यूमिनियम से अच्छा होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम से इसका जो होता है चालकता का गुण अधिक होता है। हो जाएगा, ये बात को ध्यान से समझे रहना। तो अगर बैंड सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी की व्याख्या करना चाहते हो कि बैंड सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में जो ऊर्जा दी जाती है उससे इलेक्ट्रॉन चालन बैंड, संयोजकता बैंड से किस बैंड में चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं, और धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। और जबकि सामान्य तरीका तो तुम जानते ही हो कि इलेक्ट्रॉन धातुओं के अंदर हमेशा रहते हैं, क्योंकि धातुओं में कौन सा बंध पाया जाता है, धात्विक बंध पाया जाता है। हमने पीछे पढ़ा था जब ये ठोस का प्रकार पढ़ रहे थे, पहले पढ़े थे ये ध्रुवीय ठोस, फिर सहसंयोजी ठोस, और ये आयनिक ठोस, और फिर धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में हमने बताया था कि जो धातुओं के धनायन है इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में तैरते रहते हैं, अर्थात जो धातुओं के धनायन है उनके बीच के अंदर आकाशीय स्थान में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पीछे हमने समझा था इसको। वो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन जब उनको बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो वो एक सीधी रेखा में चक्कर लगाने लगाते हैं, जिससे उसकी विपरीत दिशा में धारा का क्या शुरू हो जाता है, प्रवाह शुरू हो जाता है। वो नियम था अनुगमन वेग के आधार पर या अपवाह वेग के आधार पर, वो फिजिक्स में पढ़ोगे तुम, ध्यान दिए रहना। और ये बैंड सिद्धांत हमको यहाँ पे देखना हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तुम्हारा चालक की व्याख्या हो गई, तो बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक की व्याख्या क्या होगी, क्योंकि चालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों को जैसे ही थोड़ी सी भी ऊर्जा मिलती है वो संयोजकता बैंड से कहां चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है। और धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, इसलिए इनकी चालकता बहुत अधिक होती है। अभी अचालक पढ़ेंगे, बस वहीं कह देंगे एनर्जी गैप बहुत अधिक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अधिक ऊर्जा प्राप्त करके भी चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं, और जब नहीं जा पाएंगे तो धारा का प्रवाह होना संभव ही नहीं है। तीसरा जब अर्धचालक का पढ़ेंगे तब वहां पे कहेंगे कि एनर्जी गैप जो होता है चालक और अचालक के बीच में होता है,
इसलिए जब इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दी जाती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, जब कुछ गए तो धारा भी कुछ भी प्रवाहित होगी, तो अति अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित हो जाती है, इसलिए उन्हें अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। तो बस यहाँ पे पूरा एनर्जी गैप के माध्यम से हम सबकी व्याख्या कर सकते हैं। तो एक बार इसको नीचे वाला रट लेना जो चित्र के नीचे पढ़ाए हैं, वही हमारा मुख्य चीज है। चित्र के ऊपर तो दोनों पॉइंट उनको समझाने के लिए लिखवाया गया कि धातुओं में कौन कौन सी स्थितियां बन रही हैं और कैसे एनर्जी गैप शून्य हो रहा है। तुम यहाँ पे देख रहे होगे, जहां पे हमारा वैलेंसी बैंड खत्म हो रहा है वहीं से हमारा कंडक्टिव बैंड शुरू हो रहा है, अर्थात एनर्जी गैप शून्य है, कोई अंतर ही नहीं है दोनों में। देख रहे हो, ये ध्यान देना। लेकिन जब यहाँ पे अर्धचालक में जाएंगे तो वही बढ़ जाएगा और अचालक में जाएंगे तो और अधिक बढ़ जाएगा, जिससे धारा का प्रवाह ही नहीं हो पाएगा। तो यही हमको समझना है। लिखो आगे। दूसरा नंबर लिखो अब, अचालक पदार्थों की व्याख्या। अचालक पदार्थों की व्याख्या। हो गया? अब लिखो, चूंकि अचालक पदार्थों में पूर्ण रूप से भरे संयोजकता बैंड, पूर्ण रूप से भरे संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरे संयोजकता बैंड और पूर्ण रूप से खाली चालन बैंड और पूर्ण रूप से खाली चालन बैंड, पूर्ण रूप से खाली चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल हो गया, ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV लिख देना, EV 5 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, कोष्ठक में लिख देना, अर्थात EG is greater than 5 EV, EG is greater than 5 EV। हो गया ना? हो गया जी? होता है, लिख लिए हो। इसलिए अत्यधिक ऊर्जा देकर भी संयोजी इलेक्ट्रॉनों को चालन बैंड में नहीं लाया जा सकता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों को चालन बैंड में नहीं लाया जा सकता है। हो गया ना? अतः
इनमें विद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर, इनमें विद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर भी चालन नहीं हो पाता है। विद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर भी चालन नहीं हो पाता है। हो गया ना? ये बात को ध्यान में रखना है। तुम यहां से देख सकते हो, ये नीचे है संयोजकता बैंड जो पूरा भरा हुआ है, ऊपर है चालन बैंड जो पूरा खाली है। जो संयोजकता बैंड की देखो ये अधिकतम ऊर्जा है ईवी है, और चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा क्या है? ईसी है। दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतर है, क्योंकि हमने देखा था तीर ऊपर की ओर लगाया था तो नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। दोनों के बीच ऊर्जा गैप यहां से यहां तक है ना, इसी को हमने एनर्जी गैप ईजी से प्रदर्शित किया है, जिसका सूत्र होता है ईसी माइनस ईवी होता है। तो यही हमारा एनर्जी गैप है, जो कि किससे अधिक होगा? ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को यहां से वहां तक पहुंचाना असंभव हो जाता है। और जब असंभव हो जाता है तो इसमें धारा का प्रवाह संभव ही नहीं होता। ठीक है, तो नीचे लिख लो, अधातुएं अचालक होती हैं। तो ये वाला बना लो चित्र जल्दी से, बाकी चीजें कल देखेंगे। अब